हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी कि थर्मल हीट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसको आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, अब तक हम लोगों ने सीखा, इससे पिछले वाले वीडियो में समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, इस तरह से कई टॉपिक बच्चों हम लोगों ने सीखा। उसको आप लोग रिपीट करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे तो हो सकता है वो आपके माइंड में ना रहे और आप भूल जाएं। इसीलिए बच्चों, इस लेसन को रिपीट करिएगा। एक बार अच्छे से जब समझ में आ जाएगा तब फिर आप उसको नहीं भूलेंगे। देखिए, हम लोग इसको पढ़ते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कई ऐसे उपकरण का प्रयोग करते हैं जो विद्युत ऊर्जा से कार्य करते हैं। हम लोग अपने जो डेली लाइफ में बच्चों बहुत सी ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं, उपकरण का, जो विद्युत ऊर्जा से कार्य करते हैं। और कुछ समय कार्य करने के पश्चात हम इन उपकरणों के चारों तरफ ऊष्मा को महसूस करते हैं। जब आप प्रेस करते हैं तो क्या करते हैं कि जब आप प्रेस को लगाते हैं प्लग में, उसके बाद थोड़ी देर बाद आप क्या करते हैं, उसमें ऊष्मा महसूस करते हैं, गर्माहट आपको महसूस होती है। या विद्युत बल्ब, जब बल्ब आप जलाते हैं उसके बाद उसको चारों तरफ हाथ लगा के देखिए तो उसमें से लगेगा कि बल्ब जो है हमारा वो गर्म हो गया है। यानी कि ऐसे उपकरण जो हमें कुछ समय पश्चात हम उनमें चारों तरफ ऊष्मा महसूस करते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब कुछ विद्युत ऊर्जा की हानि होती है। देखिए, किसी भी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें कुछ विद्युत ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। जैसा कि हम ऊर्जा संरक्षण के नियम से जानते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है, ना तो ऊर्जा को आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ आप इसका रूप बदल सकते हैं, यानी एक रूप से दूसरे रूप में। जैसे जो विद्युत ऊर्जा की जो हानि हो रही है वो क्या है? विद्युत ऊर्जा की हानि किस में हो रही है? हमारी ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाती है विद्युत ऊर्जा की हानि। तो इस तरीके से उसका रूप बदला। यहाँ पर देखते हैं कि जब किसी चालक में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती तब कुछ विद्युत ऊर्जा की हानि होती। जैसे कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से जानते कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती ना ही नष्ट, केवल एक ही रूप से दूसरे में रूपांतरित हो सकती, यानी बदल सकती है। इसीलिए विद्युत ऊर्जा की हानि ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। जो हानि हो रही है बच्चों, ये नहीं है कि वो हानि के रूप में होके ख़त्म हो गई। वो जो हानि है वो बदल रही है अपना रूप, यानी विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है बच्चों? ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत के इस प्रभाव को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव कहलाते हैं। विद्युत का जो ये प्रभाव है वो क्या कहलाता है? विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव। परिपथ का गर्म होना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। परिपथ का गर्म होना क्या है बच्चों? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। यहाँ पर देखिए, एक है जूल का तापन नियम। क्या है? माना कि आर प्रतिरोध का एक प्रतिरोधक में आई धारा टी सेकंड में प्रवाहित की जाती है तथा प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर V आरोपित किया गया है। यहाँ पर देखते हैं जूल का तापन नियम में। देखें, यहाँ पे एक फिगर बनाया गया बच्चों। यहाँ पर क्या है? आई धारा है। आई धारा कितने सेकंड में? टी सेकंड में प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पर देखिए बैटरी लगी है, आम मीटर है, वोल्ट मीटर है और प्रतिरोध है। इस तरीके से, और एक्स वाई यानी तार के बीच का जो विभवांतर नापने के लिए एक वोल्ट मीटर लगाया गया है। अब इसको देखते हैं बच्चों। तब टी सेकंड में तार में बहने वाला आवेश, यानी टी सेकंड में जो तार में आवेश बह रहा वो किसके बराबर है? धारा इंटू समय, यानी आवेश जो है वो धारा इंटू समय। आवेश को किससे सिम्बलाइज्ड करते हैं? क्यू से, धारा को आई से और समय को टी से। तो अगर हम इसको सिंबल में लिखेंगे तो क्या होगा? क्यू इक्वल आई इंटू टी, ये हमें पहला समीकरण मिला। फिर है विभवांतर की परिभाषा से टी समय में क्यू आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य बराबर क्या होता है? एक आवेश को अगर टी समय में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य है, ये विभवांतर की परिभाषा के हिसाब से। तो यहाँ पे W बराबर क्या है बच्चों?
क्यू वी। तो समीकरण अगर फर्स्ट में अगर हम क्यू का मान आई टी यहाँ रख दें तो यहाँ पर Q बराबर आई टी है और यहाँ W बराबर क्यू वी है। तो अगर हम Q की जगह किसका मान रख दें आई टी का, तब हमको क्या मिलेगा W बराबर वी आई टी। ये यहाँ पर इसका मान रखने पर ही हमको सेकेंड समीकरण मिला W बराबर वी आई टी। अब देखते हैं प्रतिरोधक R में आवेश Q को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। जब प्रतिरोध R में आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, यानी ये ऊष्मा के रूप में प्रकट हो रहा है। फिर तब समीकरण सेकंड में W के स्थान पर हम क्या लेंगे, कार्य की जगह पे किस रूप में प्रकट हो रहा है, ऊष्मा के रूप में। तो यहाँ पर लेंगे H यानी हीट, इसको लेते हैं तो लिखने पर H इक्वल टू वी आई टी। ये हमको क्या मिला बच्चों, थर्ड समीकरण मिला। यहाँ तक समझे आप लोग। अब यहाँ देखते हैं प्रतिरोधक में T समय में विद्युत धारा I द्वारा उत्पन्न ऊष्मा H बराबर आई स्क्वायर आर टी, यानी ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है आई आर। और यहाँ पर देखिए V इक्वल टू आई आर है, लेकिन यहाँ पर I 2 है, V का भी मान रखेंगे तो आई आर मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 आई स्क्वायर आर टी। इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जूल का तापन नियम। अब इस नियम को यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए इस नियम के अनुसार प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा H, प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा H उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। वर्ग के, देखिए आई वर्ग है ना, स्क्वायर है, तो इसके क्या होती है अनुक्रमानुपाती होती है, यानी H अनुक्रमानुपाती आई स्क्वायर। फिर दूसरा है प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा H प्रतिरोधक के प्रतिरोध R के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात H अनुक्रमानुपाती R। प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा H प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होने के समय T के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात H अनुक्रमानुपाती T। तब हमको ये समीकरण मिला, जिसको अभी हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ा कि जो ऊष्मा है ये किसके अनुक्रमानुपाती होती है, धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। और जो ये ऊष्मा H प्रतिरोधक R के क्या होती है बच्चों, R के, ये भी R के अनुक्रमानुपाती होती है। और ये फिर प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा H प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा करने में समय T के क्या होती है, इसके भी अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर यह जो हमारा आया, यही हमारा क्या है बच्चों, जूल का तापन नियम है, यानी H इक्वल आई स्क्वायर आर टी। अब हमारा नेक्स्ट है बच्चों विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इसको पढ़ते हैं। वो दर जिस पर विद्युत ऊर्जा किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित होती है। देखिए ये एक वो दर है जिस पर विद्युत ऊर्जा किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तो वो क्या है, देखिए वो विद्युत शक्ति कहलाती है। यानी दूसरे शब्द में कार्य करने की दर को ही हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। यानी कार्य करने की कितनी जो क्षमता है वही हमारी क्या कहलाती है, दर शक्ति है। विद्युत शक्ति विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर के गुणनफल जितनी होती है। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा हानि की दर को भी विद्युत शक्ति कहते हैं। अगर कोई परिपथ में ऊर्जा की हानि हो रही है तो वो दर भी क्या कहलाएगी, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति को P से व्यक्त करते हैं, P यानी पावर से इसको व्यक्त करते हैं। माना कि किसी विद्युत परिपथ में V वोल्ट विभवांतर पर I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो T सेकेंड में विद्युत ऊर्जा की हानि क्या होगी, तो W बराबर वी आई टी, W बराबर वी आई टी। अतः 1 सेकेंड में हुई विद्युत ऊर्जा की हानि W अपॉन टी इक्वल टू, W का मान यहाँ पर रख दिया गया है, देखिए वी आई टी, तो वी आई टी अपॉन टी। फिर हमारा क्या है बच्चों, T और T कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला, VI। इसे विद्युत शक्ति P कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति P। P इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, W अपॉन T, यानी कि
इक्वल वी आई। ये हमें क्या मिला, फिफ्थ समीकरण मिला। ये हमको क्या मिला बच्चों, फिफ्थ समीकरण। देखिए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। एसआई मात्रक क्या अक्सर पूछा जाता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है बच्चों, तो क्या है, ये वाट है। देखिए समीकरण 6 से समय टी में स्रोत द्वारा परिपथ के प्रदान की गई ऊर्जा क्या है, P इंटू टी है, जो वी आई टी के बराबर है। यानी कि H बराबर क्या हो जाएगा हमारा, H बराबर वी आई टी समीकरण थर्ड से। अगर हम समीकरण थर्ड से लेते हैं तो समीकरण थर्ड हमारा क्या था, यहाँ पर देखिए H बराबर वी आई टी, ये हमारा क्या था, थर्ड समीकरण था। और यहाँ पर बोल रहा है कि समीकरण 6 से समय टी में स्रोत द्वारा परिपथ में प्रदान की गई ऊर्जा P इंटू क्या है बच्चों, T है, जो वी आई टी के बराबर है। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों H इक्वल टू वी आई टी समीकरण थर्ड से। अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर समीकरण थर्ड, चूँकि H बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर। तो विद्युत की खपत H को हम किलोवाट आवर में या यूनिट में दर्शाते हैं। जो विद्युत की खपत होती है बच्चों घर में, उसको हम किस में दर्शाते हैं, किलोवाट आवर या यूनिट में दर्शाते हैं। यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट बराबर 1000 वाट इंटू 1 घंटा। यानी 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट बराबर 1000 वाट बराबर 1 घंटा। ये इसको हम ऐसे जो विद्युत खपत होती बच्चों, वो उसको हम इसमें दर्शाते हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ से देखते हैं इसको, क्या था कि घर यानी कि 3.6 इंटू 10⁻⁶ है, 8 नहीं है, सॉरी बच्चों, 10⁻⁶ वाट सेकेंड इक्वल 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल है। फिर घर में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा की माप हेतु निम्नलिखित सूत्र प्रयुक्त किए गए हैं। जो घरों में बच्चों हम लोग विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं, उसके मापने के लिए हम क्या करते हैं, निम्नलिखित सूत्र के द्वारा उसको निकाल सकते हैं। जैसे हैं कि एक व्यय विद्युत ऊर्जा, जो ऊर्जा की खपत होती है उसको हम किस में लेते हैं, यूनिट में। विद्युत उपकरणों की संख्या
विद्युत उपकरण की संख्या क्या है उसको भी लेते हैं, कितने बल्ब, पंखे, लाइट है घरों में यूज़ हो रहे हैं बच्चों उसको लेते हैं। फिर विद्युत उपकरण की शक्ति कि जो विद्युत उपकरण है उसकी शक्ति क्या है उसको किस में लेते हैं, शक्ति को वाट में लेते हैं। फिर समय यानी घंटे में लेंगे, कितने घंटे वो चले। फिर दिन, कितने दिन तक उन्होंने काम, कितने दिन उन्होंने काम किया, बटे 1000 1000। अब देखिए यहाँ पर नीचे दो आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको क्या करना है आपको अपने होमवर्क में करके इसी एग्जाम्पल को करके देना है बच्चों, ताकि आप एग्जाम्पल करिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। इस एग्जाम्पल को होमवर्क में करके दीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए ताकि हम देखें किन बच्चों ने किया है इसको, किन बच्चों ने नहीं किया। यहाँ पर देखिएगा एक नोट है, इसको ध्यान दीजिए कि बल्ब में तंतु टंगस्टन धातु की लंबी व पतले तार का बना। जो बल्ब बच्चों हम लोग घर में देखते हैं उसके अंदर का जो फिलामेंट्स है तंतु वो किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। बल्ब के अंदर ये तंतु ऐसा अपसरित होता है, आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही छोटा सा है, लेकिन वास्तव में, और इसकी लंबाई जैसे लगेगा कुछ इंच है, लेकिन वास्तव में इसकी लंबाई कई फीट की होती है और ये काफ़ी लंबे और कई फीट की होती हैं। और जो टंगस्टन धातु की क्या करते हैं, इतने लंबे होते हैं, उसे तंग कुंडली में बनाया जाता है, यानी एक कुंडली में बनाकर बल्ब के अंदर इसको फिट किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं टंगस्टन धातु का उपयोग बल्ब के फिलामेंट्स बनाने में? टंगस्टन धातु का बच्चों एक तो गलनांक बहुत उच्च होता है, ये ताप को सह सकता है, दूसरा इसके पतले और लंबे तार को खींच के बनाए जा सकते हैं। जैसे अभी आपने यहाँ पे जाना है कि कई फीट लंबे होते हैं, इसीलिए बल्ब के अंदर किस धातु का उपयोग होता है, फिलामेंट्स बनाने में टंगस्टन धातु का उपयोग होता है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू विद्युत परिपथ यानी कि जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक की सप्लाई होती है उसका परिपथ यानी कैसे आता है, इसको हम देखते हैं। हमारे घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तार यानी मेन से प्राप्त होती है। जो हम घरों में बच्चों विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो हमको कहाँ से मिलती है, मुख्य तार यानी मेन से मिलती है। ये हमारे घरों के 3 तार वाली वायरिंग के ज़रिए पहुँचती है। ये हमारे घरों में 3 तार वाली वायरिंग के ज़रिए पहुँचती है। लाल रंग का तार आप जानते हैं कौन सा तार होता है, विद्युतमय तार कहलाता है। नीले या काले रंग का तार उदासीन तार होता है और हरे रंग का तार भू संपर्क तार होता है। यानी ये 3 तार होते हैं मेन से जो हमारे घर आते हैं। पहला लाल रंग का जिसके द्वारा विद्युत मय तार कहलाता है, दूसरा बच्चों नीले रंग का तार जो उदासीन होता है और तीसरा हरे रंग का तार जो भू संपर्क यानी अर्थिंग कहलाता है। हमारे देश में विद्युतमय तार व उदासीन तार के बीच का विभवांतर 220 वोल्ट होता है। भू संपर्क तार मोटा तांबे का बना तार होता है। जो अर्थिंग का तार होता है बच्चों वो कैसा होता है, मोटा होता है और तांबे का बना होता है। देखिए जिसे तांबे के एक पट्टी से जोड़कर भूमि में गाड़ दिया जाता है। इस तांबे को क्या करते हैं, एक पट्टी से जोड़कर भूमि में गाड़ दिया जाता है। इसे विद्युत मीटर से जोड़ने के बाद मेन स्विच से जोड़ा जाता है। पहले तो इसे बच्चों विद्युत मीटर से जोड़ते हैं, उसके बाद किससे जोड़ते हैं, मेन स्विच से जोड़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ फिगर भी बना हुआ है घरेलू विद्युत परिपथ का, जिसमें क्या है, विद्युतमय तार है, उदासीन तार है, विद्युत खंबे का फ्यूज़ है, विद्युत मीटर है, और यहाँ पर देखिएगा भू तार है जो भूमि का अर्थिंग वाला तार है। तो ये देखिए यहाँ पर है कि यहाँ पे बता रहे हैं ना कि कैसे होता है। तांबे की जो ये भू संपर्क तार है वो तांबे की एक पट्टी से जोड़कर भूमि में गाड़ देते हैं, जिसे विद्युत मीटर से जोड़ने के बाद, यानी पहले इसको हम लोग विद्युत मीटर से जोड़ते हैं भू संपर्क तार को, फिर विद्युत मीटर से जोड़ने के बाद क्या करते हैं, जोड़ने के बाद इसे मेन स्विच से जोड़ा जाता है। यानी अर्थिंग के तार को पहले क्या करते हैं बच्चों, विद्युत मीटर से जोड़ते हैं, उसके बाद मेन स्विच से जोड़ते हैं। फिर देखिए विद्युत खंबे से आते हुए विद्युतमय व उदासीन तार सबसे पहले एक स्थिर बॉक्स में, जिसे विद्युत मीटर कहते हैं, में जाते। देखिए हमारे घरों के बाहर जो खंबे विद्युत लगे रहते हैं इलेक्ट्रिक वाले, उससे 2 तार आते हैं। एक तो विद्युतमय तार आता है
जिससे विद्युत और एक उदासीन तार आता है। तो सबसे पहले इसको हम अपने घर में जो मीटर रहता है बच्चों उसमें आते हैं कि हमारे विद्युत में तार और उदासीन तार। फिर पूरे परपथ में अतिभारण तथा लघुपतन से आग लगने से बचाने के लिए इसे फ्यूज़ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी इसको फ्यूज़ के साथ फ्यूज़ भी लगाते हैं कि उसमें लघुपतन ना हो और यानी बहुत ज़्यादा सप्लाई का होना कि जब हाई वोल्टेज हो गया, इस तरीके से बच्चों रोकने के लिए इसको क्या करते हैं, फ्यूज़ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जब दुर्घटनावश विद्युत में तार व उदासीन तार संपर्क में आ जाते हैं तो परपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। मान लीजिए कभी ऐसा हो कि विद्युत में तार और उदासीन तार दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाएं तो जो परिपथ है उसका प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। प्रतिरोध जब शून्य होगा यानी कोई रुकावट उसमें नहीं होगी, जो परिपथ है उसमें कोई रुकावट नहीं है, उसका प्रतिरोध शून्य हो गया तो क्या होगा, परिपथ में बहुत अधिक धारा बहने लगेगी। प्रतिरोध था तो परिपथ में धारा बहने से रोक, जितनी धारा है वो बहुत अधिक नहीं बह रही थी धारा, लेकिन जब प्रतिरोध नहीं रहेगा, शून्य हो जाएगा तो परिपथ में अधिक धारा बहने लगती है। इस कारण परिपथ में लगे उपकरण क्या होंगे, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। जो हमारे परिपथ विद्युत परिपथ में उपकरण लगे हैं बच्चों वो क्या खराब हो जाएंगे और साथ ही चिंगारी भी उत्पन्न होगी, यानी कि उसके साथ साथ चिंगारी उत्पन्न होने लगती है। फ्यूज़ किसी ऐसी धातु अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक हो। यानी कि जो फ्यूज़ हम बनाते हैं बच्चों वो क्या है, कोई धातु लेते हैं अथवा मिश्र धातु लेते हैं और तार का एक टुकड़ा होता है जिसका एक यानी उचित गलनांक हो। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लैंड आदि का बना होता है। यदि परपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा, मान लीजिए जिस मान की विद्युत धारा परपथ में आ रही है अगर उससे अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो फ्यूज़ तार के ताप में वृद्धि होगी और फ्यूज़ तार पिघल जाएगा। यानी कि सबसे पहले वो जो प्रवाहित धारा क्या होगी, पहले तो हमारी क्या जो धारा वो फ्यूज़ तार के संपर्क में आएगी और उससे क्या होगा, अगर उस मान से अधिक धारा है, निर्दिष्ट मान से अधिक धारा विद्युत प्रवाहित होगी तो क्या होगा, फ्यूज़ तार का ताप बढ़ जाएगा और जब ताप में वृद्धि होगी तो फ्यूज़ तार पिघलेगा, यानी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो तार पिघल जाएगा और जब तार पिघलेगा तो तार टूट जाएगा और तार टूटने से क्या होगा, परपथ भी हमारा टूट जाता है। तो घरों में प्रायः हम कितने तरह की 1 एम्पियर, 2, 3, 5, 10 एम्पियर क्षमता वाला फ्यूज़ उपयोग में लिया जाता है। जो घरों में हम फ्यूज़ का उपयोग करते हैं इसीलिए बच्चों फ्यूज़ लगाए जाते हैं ताकि हमारे उपकरण में और परिपथ और उपकरण खराब ना हो। उस सबसे पहले क्या हो, फ्यूज़ अगर जो धारा हमारे घर में जो करंट आ रही है अगर उसका मान अधिक हो जाएगा तो उस क्या होगा, उसका मान अधिक होगा तो जो फ्यूज़ है बच्चों ये पिघल कर टूट जाएगा। जब ये टूटेगा तो परपथ टूट जाएगा विद्युत और जो करंट है वो आगे सप्लाई नहीं हो पाएगी तो जो हमारे और उपकरण है वो क्या होंगे, ख़राब होने से बच जाएंगे। इसीलिए फ्यूज़ तार का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आपने देखा कि आप एक फिगर के द्वारा घरेलू विद्युत परपथ में बताया गया। देखिए यहाँ मेन स्विच है, एक प्रत्येक परपथ के लिए फ्यूज़ बॉक्स है एक, एवं प्रत्येक परपथ के लिए बच्चों क्या है, फ्यूज़ बॉक्स है, स्विच है, विद्युत मीटर है, ये सब हम अपने घरों में देखते हैं। फिर ये क्या है हमारा बच्चों, विद्युत खंबे का फ्यूज़ है और यहाँ पर देखिएगा विद्युत तार है, उदासीन तार है, भू तार है। मतलब इस तरीके से घरेलू विद्युत परपथ है जिसके द्वारा हम अपने घरों में विद्युत की सप्लाई यानी इलेक्ट्रिक की सप्लाई होती है हमारे घरों में। अब यहाँ पर देखिएगा एक है बिजली उत्पादन सूत्र में विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा के स्वरूप में उपलब्ध होती। अब यहाँ पर आपके समझ में आएगा कि ये प्रत्यावर्ती धारा क्या है। जो विद्युत बिजली का उत्पादन होता है, जहाँ बिजली पैदा की जाती है बच्चों, वहाँ के स्रोत में जो धारा होती है वो प्रत्यावर्ती धारा के रूप में होती है। इस प्रकार की विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा निरंतर बदलती रहती है। इसे एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब देखिएगा घरेलू उपयोग के लिए 5 एम्पियर, औद्योगिक उपयोग के लिए 15 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा की आवश्यकता होती है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो। ये समझ में आया। देखिए प्रत्यावर्ती धारा क्या है,
ये जो प्रत्यावर्ती धारा है बच्चों, ये हमारी बिजली उत्पादन, जहाँ से बिजली पैदा होती वहीं के सूत्र से प्रत्यावर्ती धारा हमको मिलती है। यानी कि जिस धारा, प्रत्यावर्ती धारा वो धारा होती है जो जिसका मान दिशा व समय के साथ परिवर्तित होता हो, जिसका मान क्या हो, दिशा व समय के साथ बदलता हो, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यानी कि जिसका मान समय के साथ, दिशा और मान समय के साथ बदले। तो इसको बच्चों एक ग्राफ के द्वारा समझिए। देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है। इधर मैंने ले लिया धारा, इधर ले लिया बच्चों समय, ठीक है। यहाँ हमने लिया धारा और यहाँ लिया समय। अब मान लीजिए इस तरह का ग्राफ हमको मिल रहा है, इस तरह का ग्राफ हमको मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा है समय और ये है धारा। ये समझने के लिए है आपके। यहाँ पे मूल बिंदु से क्या, देखिए ये धारा ऊपर से बढ़ते हुए फिर नीचे, देखिए समय, जैसे समय भी बदल रहा और साथ में इस धारा का मान व दिशा बदल रही है। तो मान व दिशा बदल, इस तरीके से कर्व टाइप का हमको क्या मिल रहा है, एक फिगर प्राप्त हो रहा है। यानी कि ये जो अल्टरनेटिंग धारा है, एसी करंट, ये समय और जो धारा वो समय के साथ, दिशा व समय के साथ इसका मान बदलता रहता है। ये समझ में आया। तो और इसको हम, जो आप कहीं पे देखिएगा इस तरह का सिंबल बना रहे, तो इसका मतलब है ये क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है, हमारी प्रत्यावर्ती धारा है। ये हमको कहाँ से मिलती है, बिजली के उत्पादन के मेन सूत्र से ये हमको प्राप्त होती, अल्टरनेटिंग करंट है। ये समझ में आया बच्चों। और अल्टरनेटिंग करंट का जो उपकरण है बच्चों, वो उसको मापने के लिए ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। और अल्टरनेटिंग करंट जो होती है वो अधिक खतरनाक होती है। क्या होती है, अधिक खतरनाक। तो यहाँ पर देखिएगा, घरेलू उपयोग के लिए 5 एम्पियर, औद्योगिक उपयोग के लिए 15 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा की आवश्यकता होती है, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो। देखिए, सेल तथा बैटरी से उत्पन्न होने वाली धारा का वह स्वरूप है जिसकी दिशा नियत रहती है, इसकी आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है, इसे दिष्ट धारा यानी डीसी करंट कहते हैं। आप देखते होंगे आपके बैटरी अथवा सेल से जो धारा हमको मिलती है वो क्या कहलाती है, दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट इसको कहते हैं। अब डायरेक्ट करंट क्या है, ये भी है, यानी दिष्ट धारा क्या, कौन सी डायरेक्ट करंट, इसका जो मान है वो दिशा व समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। अल्टरनेटिंग करंट का मान तो दिशा व समय के साथ बदलता है, लेकिन दिष्ट धारा का मान दिशा व समय के साथ नहीं बदलता है। इसको भी ग्राफ के द्वारा समझिए। देखिए यहाँ पर हमारे एक एक्सिस पर हमने ले लिया समय, वाई पर ले लिया धारा। अब यहाँ पर देखिएगा इस तरह का ग्राफ हमको मिलेगा, यानी कि ये जो है इसका मान समय के साथ और धारा के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है, ये परिवर्तित नहीं है। इसका मान जो है ये कौन सी धारा कहलाएगी, ये हमारी दिष्ट धारा कहलाएगी। कौन सी धारा कहलाएगी बच्चों, ये हमारी दिष्ट धारा कहलाएगी। दिष्ट धारा क्या है, यानी कि इसका मान दिशा व समय के साथ परिवर्तित नहीं है। देखिए यहाँ पर एक सीधी लाइन मिल रही है ना, इसका मान ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, धारा का मान घट रहा है समय के साथ बढ़ रहा है। इससे पहले वाले ग्राफ में हमने क्या देखा था कि अल्टरनेटिंग करंट का मान इस तरीके से बढ़ता था घटता था दिशा व समय के साथ, लेकिन इसकी दिशा व समय के साथ इसका मान घटता बढ़ता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है। तो इस तरह की धारा हमारी क्या कहलाती है, दिष्ट धारा। और ये हमको सेल तथा बैटरी से प्राप्त होती है। देखिए, अब दिष्ट धारा को अगर हम बोलें तो कैसे सिम्बलाइज्ड करते हैं, कहीं पर भी इस तरीके का सिंबल बना हो तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन सी हमारी दिष्ट धारा, ये कौन सी धारा है बच्चों, दिष्ट धारा, ठीक है। और इसको नापने के लिए किस उपकरण को, देखिए अल्टरनेटिंग धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते थे, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता था वो उपकरण। और इसको मापने के लिए चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण का उपयोग करते हैं। और ये एसी के मुकाबले जो दिष्ट धारा होती है ये कम खतरनाक होती है, यानी अल्टरनेटिंग करंट ज़्यादा खतरनाक होती है, ये कम खतरनाक होती है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने इतना सीखा बच्चों कि दिष्ट धारा और अल्टरनेटिंग करंट में क्या डिफरेंस है। इसको भी आप लिखिएगा, लिखने के बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिएगा, मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में बता दिया है। देखिए यहाँ पर एक है
कि विद्युत प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियाँ क्या हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि